एक विशालतम विषय वस्तु है और बहुत कम समय में हमें इसे कंप्लीट करना है, लगभग 15 दिन की अवधि में। 15 दिन तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 12 दिन की अवधि में ये हम पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। और इसमें प्रयास मेरा ये है कि अब आपको चीज़ें याद करना है, मतलब कॉपी पेन के ज़्यादा भरोसे नहीं रहना, मेरी क्लास में चीज़ों को बस याद करते चले जाना है दिमाग में, ठीक है। तो ये शब्द आपकी किताब के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे भारत का संविधान किताब के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है। अब तुरंत आप लोग को आर्टिकल 393 खोल लेना है। अनुच्छेद 393 खोलिए और किताब के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए अनुच्छेद 393, ठीक है। ये नाम आपको कहाँ पे मिलेगा? आर्टिकल 393 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 को ओपन करिए सभी लोग। क्या लिखा हुआ है? अब आप मोबाइल वाले स्क्रॉल 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 फिर नीचे स्क्रॉल, मोबाइल से नहीं बनेगा, इसीलिए किताब की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आर्टिकल आज आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए कि अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। संक्षिप्त नाम क्या दिया गया? इसका संक्षिप्त नाम भारत का संविधान। तो अनुच्छेद 393 अब नहीं भूलेगा, ठीक है। किताब के सबसे ऊपर डाल दो आर्टिकल 393, ठीक। इसके बाद आप लोग 26 जनवरी का दिन मनाते हैं। 26 जनवरी का दिन मनाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत मनाते हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के कारण ये दिन ऐतिहासिक हो गया? अनुच्छेद 394 ओपन कर लो। आर्टिकल 394 में भारतीय संविधान के प्रारंभ का दिन, दो तरीके के दिन है, अंगीकृत, अधिकृत या स्वीकृति का दिन। स्वीकृति का दिन है 26 नवंबर 1949, प्रारंभ का दिन है 394 पे लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है? वहां पे डेट भी लिखी होगी आपकी। क्या लिखी हुई है डेट? तो 26 जनवरी 1950 किस अनुच्छेद के कारण मनाते हैं हम? क्यों 26 जनवरी के दिन ही संविधान लागू किया गया? क्योंकि हमारे संविधान के बनने से पहले जो देश की आज़ादी की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई में इसी दिन को हम पूर्ण स्वराज्य के तौर पे मनाते हैं। 29 दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर 1929 को रावी तट के किनारे 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य की बात की गई। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 26 जनवरी 1930 से हम क्या करेंगे? देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। तो देश का पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे देश का संविधान लागू किया गया। तो अनुच्छेद 394 भूलोगे कि नहीं भूलोगे? आर्टिकल 393 किताब का नाम, भारत का संविधान होगा। आर्टिकल 394 26 जनवरी 1950 यानी संविधान के प्रारंभ होने की तिथि। कब संविधान प्रारंभ हुआ? ठीक। 395 में कुछ है ही नहीं, निरसित हो चुका है। उसमें लिखा हुआ है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है और जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, संविधान के इस प्रति के लागू होने के बाद, इसके प्रारंभ होने के बाद उनका कोई प्रभाव निरसित हो चुका है। अब कोई मतलब ही नहीं उस अनुच्छेद का। तो 395 है कि नहीं है? नहीं है। क्या है उसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निष्प्रभावी बनाने के लिए। क्यों निष्प्रभावी बनाने के लिए? क्योंकि जब तक संविधान नहीं बना था, देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, उसके बाद 2 साल 18 माह और 2 साल 11 माह 18 दिन की जो अवधि है, उस अवधि तक देश का शासन प्रशासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत ही चलाया गया। देश चलाया किस अधिनियम के तहत गया? उस अधिनियम के तहत। तो उसको निष्प्रभावी बना दिया गया, अब प्रभावी ये हो गया। तो 3 आर्टिकल अब आपको तुरंत याद हो जाने चाहिए। 393 किताब का नाम जो शुरुआत है, 394 300 कुछ नहीं है तीनों आर्टिकल में, बहुत इजी है। आमतौर पे आप लोगों को कोई पढ़ाता भी नहीं है, आप पूछा भी नहीं जाता, या फिर पूछा भी जाता है तो पता होना चाहिए रफली, मेरे हिसाब से कि जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये बुक में नाम लिखा है तो ये किस संविधान के, सब कुछ किस संविधान में लिखा हुआ है, ये लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी। अब देखो, ये जो पूरी की पूरी किताब है, जो पूरा दस्तावेज है, एक दिन की देन नहीं है, लंबी लड़ाई है, लंबा इतिहास है, एक दिन में बनना चालू नहीं हुआ, ठीक।
इससे पहले यदि हम देखें तो जब मुगलों के टाइम पीरियड पे फरमानों का समय था, फरमान निकाले जाते थे और कोई ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं था जिसके माध्यम से शासन प्रशासन किया जाए। ठीक है, जो शासक का फरमान निकलता था उसी हिसाब से ऋण परिवर्तन, टैक्स और ये सब चीज़ें बदलती रहती थी। ठीक है, लेकिन जब से ये दस्तावेज आया, लेकिन इस दस्तावेज का प्रारंभ ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से चालू हुआ और ब्रिटेन में चूंकि बहुत पहले से चीज़ें चालू हो गई थी, 1215 में वहाँ पे महारानी द्वारा मैग्ना कार्टा, पहले राजलेख निकाले जाते थे, अधिकारों के राजलेख निकाले जाते थे, तो पहले महारानी के आदेश चला करते थे ब्रिटेन में भी। लेकिन ब्रिटेन में रक्तहीन क्रांति हो गई, गौरवपूर्ण क्रांति हो गई और रक्तहीन क्रांति के बाद वहाँ पे राजा का जो शासन था, शासन सत्ता थी, वो ट्रांसफ़र कर दी गई, हस्तांतरित कर दी गई। किसको दे दी गई शासन सत्ता? संसद को दे दी गई। और जब संसद आई तो संसद विधि निर्माण का काम करने लग गई। अब आप लोग एक चीज़ सुनते हैं, संविधान के दो रूप होते हैं, दो तरीके का संविधान आप सुनते हैं। पहला संविधान है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित। दोनों में क्या अंतर है? अलिखित संविधान क्या है ये बताइए। अलिखित संविधान किसे कहते हैं? पूरा नहीं हुआ, लिखा जा रहा है। कहाँ, कौन सा पूरा नहीं हुआ, कौन सा लिखा जा रहा है? उसको नहीं किया गया। हाँ, जो भी कानून बनाते हैं वो उनका संविधान बन जाता है या नियम बन जाता है। क्लास किए हुए हैं आप? अच्छा, देखिए बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। ये संविधान भी आज पूरा नहीं हुआ, देखा जाए तो ये भी अमेंडमेंट हो रहे हैं। 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं इसमें, अभी बहुत सारे अमेंडमेंट आपके प्रस्तावित है। तो लगातार ये अपडेट होता जा रहा है, अपने आप को समय और परिस्थितियों के अनुकूल ढालता जा रहा है। नहीं तो आज भी संपत्ति का अधिकार होता, आज भी आप राइट टू प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होते। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जो लिखित संविधान है ये पूर्णतः परिभाषित होता है। इसमें जितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद है, एक संस्था होती है जो इसे परिभाषित करती है, बताती है कि किस आर्टिकल का क्या सार तत्व है। ये सारा कुछ ये संविधान में आपको पता चलता रहता है, ये दस्तावेज आपको बताता रहता है। ठीक है, लेकिन जो संविधान आज भी अलिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं, जैसे ब्रिटेन का संविधान हो गया, न्यूजीलैंड का संविधान हो गया, है ना, ये संविधान अलिखित संविधान की श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो लिखित संविधान होता है यहाँ पे संप्रभु संविधान होता है। अलिखित संविधान में संप्रभुता संविधान के पास नहीं होती है। संप्रभुता की संस्था दूसरी होती है। संप्रभुता समझते हैं, सुप्रीम पावर समझते हैं, जिसके ऊपर कोई नहीं होता, उससे ऊपर कोई संस्था नहीं होती है, वो सबसे प्रभावी संस्था होती है। ना तो बाह्य तौर पे उस पर कोई प्रतिबंध होता, ना आंतरिक तौर पे कोई प्रतिबंध होता। तो हमारे देश में संप्रभु कौन है? संविधान, देश का संविधान। और संविधान के अनुच्छेद 368 में संसद को पावर दी गई है कि आप क्या करो, मुझे अमेंड करो। ये पावर भी किसने दी है? संविधान ने दी है पार्लियामेंट को। यदि आर्टिकल 368 ना बनाया जाता तो शायद संसद के पास वो पावर नहीं होती। और आर्टिकल 368 को परिभाषित करते करते कितने वाद हुए लगातार कि संसद के पास पावर होगी नहीं होगी, पावर होगी नहीं होगी। तब जाके 42वें संविधान संशोधन में पार्लियामेंट ने लिख दिया कि हम संविधान के किसी भी हिस्से को क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। और संसद के द्वारा किया गया कोई भी संशोधन को न्यायालय द्वारा किसी भी तरीके से प्रवर्तन नहीं किया जाएगा। केशवानंद भारतीवाद आया था, 42वें संविधान संशोधन से पहले आया था, है ना। तो उसमें भी यही प्रश्न उठाया गया था कि क्या संसद को संविधान का संशोधन करने की पावर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल है, संसद पावरफुल है। क्योंकि पहले क्या किया जा रहा था, अनुच्छेद 368 को संविधान संशोधन की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा था। इसे सिर्फ एक प्रोसेस के रूप में जाना जा रहा था कि एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। प्रोसेस अलग चीज होती है, पावर अलग चीज होती है, किसी कार्य करने की पद्धति अलग चीज है। तो पहले बोला गया कि 368 क्या है? संविधान को संशोधन की प्रक्रिया कि कैसे किया जाएगा। साधारण बहुमत से किया जाएगा, विशेष बहुमत से किया जाएगा, कहाँ पे 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, कहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के बहुमत की जरूरत होगी। ये प्रक्रिया बताई गई है और कुछ नहीं है। अब चूंकि देश का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, विधि निर्माण करना है, तो ऐसे में संसद को पावर दी गई है कि आप विधियां बनाइए और कानून बनाते समय अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में भी परिवर्तन करने पड़ते। तो ऐसे में फिर बात न्यायपालिका तक गई और अंततोगत्वा न्यायपालिका ने स्वीकार किया कि 368 केवल प्रक्रिया नहीं है बल्कि पावर है, शक्ति है, चेंज करने की शक्ति है। और किस हद तक शक्ति है?
आप पूरे संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में नहीं कर सकते। प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि आप संविधान का संशोधन भी करिए और संशोधन को करने के साथ साथ संविधान का आप लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं करेंगे। मूल ढांचा समय के साथ साथ न्यायपालिका आपको बताएगी क्या होगा। और मूल ढांचे को इसीलिए उन्होंने मूल ढांचा स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये जब भी हमारे पास कोई वाद आएगा तब हम बताएंगे कि जैसे अभी आप देखिए किसान आंदोलन, किसान बिल जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को बोला कि आप जल्दी से जल्दी इस मुद्दे का समाधान निकालिए, और यदि इस मुद्दे का समाधान आपने नहीं निकाला तो ऐसे में ये समझ लीजिए कि हाँ, मैं अपनी केशवानंद भारतीवाद में दिए गए मूल ढांचे शक्ति का प्रयोग करूंगा। न्यायपालिका यहाँ तक आ गया, इस हद तक आ गया, ठीक है। अब पता नहीं सरकार क्या कर रही है, कहाँ तक अभी वो बात कितना लटकी है। दरअसल क्या है ना, सरकार के अंदर एक अहम की भावना है, इगोस्टिक भावना है। एक बार डिसीजन ले लिया वापस नहीं लौटना है, क्योंकि इनको पता है कि यदि डिसीजन ऐसे ऐसे डिसीजन इन्होंने लिए हैं, 370 हटाना इतना बड़ा डिसीजन हो सकता है जो शायद हमने कभी कल्पना नहीं की थी। फिर सीए और एनआरसी के ऊपर पूरा बिल ले आना अपने आप में बहुत बड़ा, ट्रिपल तलाक पे बिल लाना अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है। तो ऐसे ऐसे बिल लाए गए हैं कि इनको लगता है कि यदि हम किसी एक बिल से पीछे हटे तो कहानी बिगड़ सकती है। इसलिए ये संशोधन पे तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन बिल वापसी पे तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि किसका किसका बिल वापस करवाएंगे। आज इनका कर रहे हैं, कल के दिन फिर सीए एनआरसी वाले खड़े हो गए, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर वाले खड़े हो गए, तो संसद का यही काम बचा है क्या कि बिल बनाओ बिल वापस लो। इसलिए कह रहा है अमेंडमेंट होगा। चाइना वाला रूलिंग, चाइना में क्या होता है, कानून बनने से पहले बहुत बड़े स्तर की डिस्कशन होती है, लेकिन एक बार कानून बन गया उसके बाद फिर कोई डिस्कशन नहीं, नो डिस्कशन। हमारे देश के साथ दिक्कत क्या है, हमारे देश में कानून जब बन रहा होता है उस समय डिस्कशन की ही नहीं जाती, कोई करने वाला ही नहीं है, कोई तैयार ही नहीं है। और जब कानून बन चुका होता है पब्लिक डोमेन पे आता है, क्योंकि अमेंड कहाँ से आता है, ऑर्डिनेंस लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है। अध्यादेश लाने के बाद आनन फानन में संसद द्वारा पारित हो जाता है 1-2 सप्ताह के अंदर अंदर। अब पारित होने के बाद बस जब पब्लिक डोमेन पे आता है, मीडिया ट्रायल चालू होता है, तब जाके हम जागते हैं कि अच्छा हमारे अधिकारों का हनन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की चीज़ें। तो थोड़ा सा इंडियन डेमोक्रेसी का यहाँ पे, इंडियन डेमोक्रेसी इसके लिए जिम्मेदार है, भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इस पे भी बात करेंगे जब हम आगे आएंगे टॉपिक पे। तो यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ मैं आपको कि हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है और विश्व का सबसे विशालतम संविधान है, क्योंकि जब ये संविधान बना तो बनते समय इसके पास 395 अनुच्छेद थे और आज भी हैं। आज भी कितने आर्टिकल हैं टोटल? टोटल 395 अनुच्छेद ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक। जो भी कहे कि 400, 450, 500, 600 है वो मूर्ख बना रहा है, उसे संविधान की सही समझ नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने अभी देखा आर्टिकल खोल के, तो इसके बाद 396 आर्टिकल आपको नहीं मिला होगा। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395। जब संविधान बना था 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 हो गई। अनुसूचियाँ बढ़ी हैं, 4 अनुसूचियाँ प्लस हुई हैं। जब संविधान बना था तो 22 भाग थे, आज भी 22 भाग हैं, ठीक है। 22वां भाग था जो आप लोगों ने खोला था, आज भी 23वां भाग कोई नहीं है। काउंटिंग करिए, संख्या करिए और दुनिया भर की चीज़ें करिए, उस आधार पे आप चाहे जितने बना दीजिए, वो अलग बात है। तो ये एक विशालतम संविधान है विश्व का, जिसमें 104 अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं। आगे लगातार बहुत सारे अमेंडमेंट प्रस्तावित हैं, 123 के आसपास या इससे ज़्यादा भी हो गए हैं। तो लगातार अभी बहुत सारे अमेंडमेंट होने बाकी है इसमें, ठीक है। तो इसका एक इसकी हिस्ट्री है। मैं एक बार इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाता हूँ आपको, ठीक है, वहाँ से शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैं कुछ डेट लिखता जाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आज के बाद ये डेट भूलनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जितनी डेट मैं यहाँ पे लिखता जाऊँ और इसके अंदर के जो फीचर्स होंगे वो भी मैं आपको बताता चला जाऊँगा, सबके फीचर्स बताऊँगा एक एक करके, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी। सबसे पहले यहाँ से एक कंपनी बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मूल उद्देश्य होता है कि हम व्यापार करने जाएंगे, अभी इसके देखेंगे। इसके बाद दूसरा है, बाद में भी डिस्कस करेंगे इसको, बीच में एक 1726 का एक चार्टर आता है, इसके बाद 1773 का चार्टर आता है, इसके बाद 1781 का चार्टर एक्ट आता है, इसको अमेंडिंग एक्ट बोलते हैं। 1784 में एक बिल आता है, पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं।
1786 में एक अधिनियम आता है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है। फिर 1793 में एक चार्टर एक्ट आता है। इसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है। 1853 में एक चार्टर एक्ट आता है। 1853 के बाद 1858 में एक चार्टर एक्ट आता है। फिर 1861 में एक चार्टर एक्ट आता है। फिर 1876 में जो है शाही अधिनियम आता है। महारानी एलिजाबेथ को क्या देना था? शाही उपाधि देनी थी। इसके बाद 1892 में एक्ट आता है आपका भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। 1909 में एक अधिनियम आता है। इसके बाद 1909 के बाद 1919 में एक अधिनियम आता है आपका। फिर 1935 में एक अधिनियम आता है। उससे पहले देखें तो यहाँ पे एक साइमन आयोग 1927 में आता है जिसका काम था इसको रिव्यू करने का। भारत में विरोध हुआ। 1935 के बाद भारत शासन अधिनियम अंतिम भारत शासन अधिनियम था। भारत इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है। 1940 में आपका अगस्त प्रस्ताव आता है उसको ख़त्म करने के लिए। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1945 में बेबल प्लान आता है। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना। 1947 में माउंटबेटन प्लान और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये टोटल आपके एक्ट हैं, ये डेट हैं जो संविधान बनने के लिए प्रारंभ होती हैं तिथियाँ। ठीक है, तो शुरुआत में इनका कोई उद्देश्य नहीं था भारत में शासन करने का, ये बात सत्य है। सिर्फ औद्योगिक क्रांति जो हो रही थी ब्रिटेन में, उस औद्योगिक क्रांति के साथ साथ पहले जो व्यापार प्रणाली थी, पहले व्यापार प्रणाली वाणिज्यवादी नीति से प्रेरित थी। वाणिज्यवाद मतलब बुलियनवाद, बुलियनवाद मतलब विश्व का सोना चांदी से केंद्रित व्यापार करना। समझ रहे हैं? पहले की नीतियाँ ये होती थी राजाओं की, शासकों की, कि हमारे पास कितना ज़्यादा से ज़्यादा सोना हो, और सोना आएगा कैसे? व्यापार के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, है ना। तो ब्रिटेन ने क्या किया, उस समय एक चार्टर एक्ट महारानी ने और एक प्राइवेट कंपनी बनाई गई। उस प्राइवेट कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बनाई गई और इस कंपनी के माध्यम से भारत को व्यापार करने के लिए भेजा गया। भारत है क्या, पूरी एशिया कंट्री हैं या फिर जो ब्रिटेन से ईस्ट के जितने भी देश थे उन सबको व्यापार करने के लिए कंपनी भेजी गई कि जाओ, तुम्हारी मोनोपोली है, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा। तो ये अपनी मोनोपोली के साथ ईस्ट इंडिया में प्रवेश करते हैं, भारत में आते हैं। उससे पहले कई यूरोपीय आ चुके थे, ये अकेले नहीं हैं। इनसे पहले यदि आप साम्राज्यवाद को देखें तो साम्राज्यवाद में स्पेन, पुर्तगाल, डच, ये सब क्या है, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे। ये तो फ्रांसीसी बाद में, नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांसीसी भी आ गए। तो लगातार स्वीडन, ये जितनी भी यूरोप की, पूर्वी पश्चिमी यूरोप की जितनी भी देश हैं, जर्मनी, ये सब साम्राज्यवादी शक्ति हैं। अमेरिका साम्राज्यवाद से जैसे छूटा 1976 में, इसके बाद खुद साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। इटली, मुसोलिनी का शासन, ये मतलब ओवरऑल ये सब साम्राज्यवादी शक्तियां हैं जो दूसरे देशों में जाके आधिपत्य जमाती हैं। लेकिन पहले इनका उद्देश्य आधिपत्य जमाने का नहीं था। पुनर्जागरण काल के बाद ऐतिहासिक खोजों का, या ज्योग्राफिकल, या कहें कि तार्किक काल, जो प्रबोधन काल चालू हुआ, तर्क का काल चालू हुआ, विज्ञान का काल चालू हुआ, जिस समय में गैलीलियो जैसे लोगों ने दूरबीन का आविष्कार किया, उसी समय कंपास का निर्माण किया गया। तो उसी दौरान पे जल यात्राएं चालू हुई और जल यात्राओं में बड़े बड़े जो आपके नाविक होते थे, साहसी नाविक होते थे, उनमें से कुछ लोग भारत आने प्रारंभ हुए। पहला आपका वास्को डिगामा आया था, पुर्तगाली था, है ना। इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई वहाँ पे, और बनाने के बाद उसको बोला गया कि जाओ व्यापार करो। एक प्राइवेट, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस है ना, यहाँ से चली जाए मोरक्को में, पता चला व्यापार कर रही है, या फिर कहीं भी व्यापार कर रही है, बहुत जगह मल्टीनेशनल कंपनी बनाई गई है। अब ये कंपनी भारत आई, व्यापार करना ही मुख्य उद्देश्य था। जगह जगह कारखाने लगवाए, कारखाने लगवाने के लिए राजाज्ञाएँ लेनी पड़ती थी, राजाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी, और यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स इनको देखने को मिले। तो जब ये पर्टिकुलर हर्डल्स देख रहे थे तो इनको लग रहा था कि क्यों ना, चूँकि भारत की स्थिति उस समय ऐसी थी कि यहाँ पर बहुत विखंडन था देश में। मराठे एक दूसरी तरफ उदय, मराठों का उदय हो रहा था महाराष्ट्र वाले रीजन पे, है ना। ये जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था, यहाँ पे आपका छत्रसाल जो है, छत्रसाल के बारे में आपने सुना होगा,
बाजीराव मस्तानी, मस्तानी जो थी छत्रसाल की बेटी थी। बंगस पठान, ये मुगलों का साम्राज्य था, यहाँ पे औरंगजेब था उस समय, है ना। ये लगभग जहांगीर के शासनकाल में इनका प्रवेश होना चालू हो जाता है। जहांगीर के से पहले अकबर के टाइम पीरियड में भी 1-2 आए थे अंग्रेज, लेकिन जहांगीर में पहला अंग्रेज आया। जहांगीर के बाद फिर आपका शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य प्रभावी था, औरंगजेब तक तो बहुत शक्तिशाली था। इसके बाद जो है आपका ये जो पूरा महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य था, पंजाब वाला रीजन जो आधुनिक आपका आधा पाकिस्तान में चला गया, आधुनिक पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, तो भारत बटा हुआ था, ठीक है। और औरंगजेब के बाद तो और छितरा गया भारत, अलग अलग सूबे बनते चले गए, स्वतंत्र राज्यों का स्थापना होती चली गई। मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये पूरा एक साम्राज्य बन गया। दक्षिण में निजामुल मुल्क, इसने अपना अलग स्थापना कर ली। यहाँ पे अवध के शासक ने अपनी स्थापना कर दी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल वाले रीजन को कर लिया। तो भारत पूरा बट चुका था। भारत में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो इनको अवसर प्राप्त हुआ कि कब तक हम दस्तखत लेते रहेंगे, कब तक हम राजाज्ञाएं लेती रहेंगे। तो सीधा सीधा इन्होंने क्या किया, भारत में प्रशासनिक तंत्र पे हस्तक्षेप करना चालू किया और फाइनली इनको मौका मिला प्लासी पे। 1757 में प्लासी हुआ, बंगाल पराजित हुआ और उसी के बाद से एक बृहद नींव पड़ती है आपकी शासन प्रशासन की। तो अब खुद सोचिए, यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है, भारत के एक लैंड पे कब्जा करके प्रशासन करना शुरू कर दे, रिलायंस जाए और मोरक्को देश को जीत ले, तो भारत सरकार कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगी ना। भारत सरकार ये थोड़ा ना कि भाई अब मुकेश अंबानी मोरक्को के प्रधानमंत्री बन गए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो उसके ऊपर रेगुलेशन करना चालू किया इन्होंने कहा कि अब इसे रेगुलेट करो। ब्रिटेन की संसद ने कहा कि चूंकि अब ये साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं, देखो 2 चीजें होती हैं, 2 अवधारणाएं, पहली है साम्राज्यवाद, दूसरी है उपनिवेशवाद। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से आर्थिक शोषण, ठीक है, केवल आर्थिक शोषण, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द याद रखिएगा आप। उपनिवेशवाद का सिर्फ इतना सा मतलब है, यानी जरूरी नहीं है कि वहां पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित ही हो। साम्राज्यवाद जस्ट इससे विपरीत है। साम्राज्यवाद में आर्थिक शोषण के साथ साथ राजनीतिक नियंत्रण भी होता है। आर्थिक शोषण तो है ही है, वो तो करेगा ही जब, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक नियंत्रण भी होता है। यहाँ की पॉलिटिकल, यहाँ की प्रशासन, ये सारा प्रशासनिक तंत्र, सारा कुछ इसमें होता है। क्लियर आउट, क्लियर है? ये बस इतना आप समझ ले। तो साम्राज्यवाद में दोनों चीजें हैं और ये प्रत्यक्ष शासन होता है साम्राज्यवाद। यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन होता है, ये इनडायरेक्टली हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जो वियतनाम था, कंबोडिया और लाओस, ठीक है, 3 ये पूरा गुट आप देखते हैं आसियान कंट्री में। तो वियतनाम में फ्रांसीसियों का डायरेक्ट शासन था, वहाँ पे प्रत्यक्ष नियंत्रण था, लेकिन लाओस में अप्रत्यक्ष था, केवल आर्थिक शोषण कर रहे थे। यही साथ चीन के साथ हुआ। चीन में कई सारे, चीन में मतलब पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर देश ने जाकर वहाँ को उसको गुलाम नहीं बनाया, लेकिन कई देशों ने वहाँ पे आर्थिक शोषण किया अपनी वाणिज्यवादी नीति के माध्यम से। तो हमारे यहाँ पे क्या था, साम्राज्यवाद भी था, उपनिवेशवाद भी था भारत में। लेकिन शुरुआत में जब ये आए थे, कोई भी कंपनी जाती है, प्राइवेट कंपनी का काम क्या होता है बताइए? प्राइवेट कंपनी का काम तो सिर्फ यही होता है ना, लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए काम करना, चाहे गुणवत्ता बढ़ा के करना हो, चाहे शोषण करके करना हो। ठीक है, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। 1857 की क्रांति से पहले मंगल पांडे का जो पूरा का पूरा मामला था, आपको पता होगा, सूत्रधार है मंगल पांडे 1857 की क्रांति का। तो अंग्रेजों को पता था कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम गाय की और सूअर की चर्बी का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें पता था। और जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, देखो हम एक प्राइवेट कंपनी है, सूअर और गाय की चर्बी हमारे लिए सस्ती पड़ती है, तो हमें इनके सेंटीमेंट से लेना देना नहीं है कि धार्मिक इनके इससे सद्भाव जुड़े हुए हैं, कि ये सांप्रदायिकता बन जाएगा कुछ, हमें लाभ से मतलब है, मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए हमें। और जब मैक्सिमम बेनिफिट की बात है कि भैया हम दूसरा कुछ भी प्रयोग करेंगे तो बड़ा महंगा पड़ेगा, और उस चक्कर में उन्होंने यहाँ के लोगों के धार्मिक, मंगल पांडे एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, समझ रहे हैं? ब्राह्मण जो होते हैं वो शुद्ध ब्राह्मण था वो, और वो कभी भी मतलब एक होता था उसकी दिनचर्या की, सुबह उठता था, नहाता था, जाके नहाने के बाद जो है प्रॉपर जो एक दिनचर्या होती है ब्राह्मण की, पूजा पाठ करता, सब कुछ करता था।
और जब उसको एक बार एक घटना मैं आपको प्रसंग सुना रहा हूँ कि जब मंगल पांडे पूजा करके आ रहा था तो आते समय रास्ते में एक वो खड़ा था जो झाड़ू लगाने वाला होता है, उसने उसे पकड़ लिया। और जब उसे पकड़ता है तो पकड़ने के बाद मंगल पांडे कहता है कि यार तुमने मुझे भ्रष्ट कर दिया। बोले तुम भ्रष्ट आज से हुए हो, तुम तो कब के भ्रष्ट हो गए, तुम तो डेली गो मांस खाते हो। उसने बोला मैं कब गो मांस सेवन कर लिया, मेरी जानकारी में भी नहीं। तब उसने बताया कि तुम जो डेली बंदूक की गोलियां छील रहे हो ना, उसमें गाय का मांस है, सूअर का मांस है। तो उसे भरोसा नहीं होता, उसे विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये हो सकता है कि अपनी पवित्रता को, अपने आप को पवित्र बताने के लिए मेरे ऊपर लांछन लगा रहा है। तो उस अंग्रेज अधिकारी के पास जाता है जिसके अंडर में वो काम करता है। अंग्रेज अधिकारी भी आश्वासन देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। और वो इतना भक्त होता है अंग्रेजों का कि वो फिर अपने सभी साथियों को भी उत्प्रेरित करता है कि देखो हमारे साथ गलत करेंगे ही नहीं, अब साहब ने बोला है कि इसमें कोई नहीं। और उसके सारे साथी फिर गोलियों को छीलते हैं। और फिर फाइनली जब उसे पता चलता है, कहते हैं कि यहाँ पे कोई पारसी था जिसके ऊपर छापा पड़ा था, वो मंगल पांडे को पकड़ के उस फैक्ट्री में ले जाता है, दिखाता है, उसे पता था बदला लेना था उसे। वो यहाँ पे गन सप्लाई किया करता था, उसके ऊपर छापा पड़ता है। और जब छापा पड़ता है तो फिर वो तो गन सप्लाई करना था, तो वो फिर मंगल पांडे, उसे पता था कि यही अंग्रेजों से बदला ले सकता है बंदा। उसे फैक्ट्री जाके कि चल देख, दिखाता हूँ तुम्हें क्या कर रहे हैं तुम लोगों के साथ। जब वो प्रत्यक्ष देखता है तब उसका विश्वास टूट जाता है, उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है उसके समाज से। तब जाके वो 1857 की क्रांति की रचना करता है, वहाँ से सूत्रपात होता है 1857 की क्रांति का। ठीक है। और आपको शायद पता हो क्रांति पहले घट गई, 31 मई के दिन तिथि जो है निर्धारित की गई थी, लेकिन मेरठ वालों ने 10 मई को ही घटना घटी। और उसके बाद फिर बेचारा ये बूढ़ा बाढ़ा सा शासक यहाँ पे लाल किले की प्राचीर पे बैठा था, है ना, आके यहाँ पे 26 जनवरी को जैसे किसानों में से कुछ किसान उपद्रवी जो थे, अराजक तत्व थे, झंडा फहरा दिए। वहाँ से सैनिक आए और जो बहादुर शाह जफर बोले हमारे राजा, हमारे महाराज, वो भी खुश हो गया कि अरे अभी तक तो मुझे कोई राजा महाराज मान ही नहीं रहा था, रातों रात राजा अगुवाई उसने स्वीकार कर ली। और इसके बाद उस समय अंग्रेजों ने ऐसे बीज बो रखे थे, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत के सिद्धांत के तहत, चाहे वो झांसी की रानी रही हो, चाहे वो अवध की बेगम, आपको पता होगा वाजिद अली शाह की कहानी कि कुशासन के आधार पे जब अवध को जीता गया और वाजिद अली शाह के दरबार पे अंग्रेज अफसर पहुंचे तो भागा नहीं वो। समझिए भारत की रॉयलिटी, उन्होंने कभी अपनी महारानी को इतनी रॉयल नहीं देखा था कि भाई प्राणों में संकट आ जाए तो कोई भी आदमी भाग सकता है। सारे भग गए दरबार सबको। जब अंग्रेजों ने पूछा तुम क्यों नहीं भागे, बोले जो जूती पहनाने वाला था वो भग गया, अब जब तक जूती नहीं पहनूं मैं भागूं कैसे। तो समझिए ऐसे थे हमारे शासक। अभी 26 जनवरी की परेड में 2015 में वाजिद अली शाह की झांकी निकाली गई, विरोध किया गया, भाई इसका क्यों, इसका किससे कौन सा मोटिवेशन आता है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का जो इतिहास है, संविधान का इतिहास है, वो यहाँ से शुरू होता है जब ये शासन प्रशासन में प्रवेश करते हैं और यहाँ से रेगुलेशन चालू होता है। पहली बार लिखित विधि का प्रयास किया जाता है। तो चलिए अब समय कम बचा है, मैं आप लोगों को बहुत तेज़ी से, गति से आपके शासन प्रशासन को शुरुआत करते हैं ताकि ऐतिहासिक हो जाए। फिर इसके बाद प्रेम्बल और प्रस्तावना का टॉपिक है, याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लास में ये लिखना पढ़ना ये सब कुछ नहीं करना है, याद करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो 2 ईरा में है ये पूरा का पूरा आपका, 2 ईरा है, 2 कार्यकाल है। पहला ईरा आपका है, पहला ईरा है आपका क्या है, 1600 AD से लेकर के 1853 तक का जो एक्ट आपका है, यहाँ तक कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, यानी कि कंपनी यहाँ पे सर्वे सर्वा थी। प्रशासनिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों कार्य कौन कर रही थी, कंपनी कर रही थी। तो पहला हमें जो ईरा देखना है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक निर्माण का, वो कंपनी के अधीन करना है। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 से 1935 का जो अधिनियम है, यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन के अधीन तक शासन, ये एक अलग तरीके का डेवलपमेंट है। और मूल देखा जाए तो यहीं से भारतीय संविधान का प्रभावी जो स्वरूप है यहाँ से निकलना चालू होता है। आधे से ज़्यादा अनुच्छेद आपके कहां से हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हैं। तो 1935 का अधिनियम मतलब 1919 के अधिनियम से जुड़ाव रखता है, 1919 का अधिनियम 1909 के अधिनियम से जुड़ाव रखता है, 1909 का अधिनियम 1892 के अधिनियम से जुड़ाव रखता है। तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है।
समझ रहे हैं? इसीलिए ये सारे संविधान के हिस्से हैं। ये जितने भी आप पढ़ेंगे, चाहे कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास हो, चाहे ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास हो, दोनों का एक व्यापक लिंक है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इसको हम समझते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो दोनों रूपों में हमें इसे देखना है। ठीक, ये आपके हैं कंपनी के अधीन जितने भी हैं। 1600 का एक्ट, 1726, 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853। अब इसको याद करना हो तो बहुत इजी है। देखिए 1 मिनट, आप इजीली अभी 2 मिनट में याद हो जाएगा आपको। एक ये है आपका मेन, ये है, ठीक है, बहुत इजी है। 1600 तो सबको याद रहता है, महारानी चार्टर एक्ट है, कुछ नहीं है। 1773 आया, इसके 20 साल बाद आपका 93 आया, उसके 20 साल बाद 1813 आया, उसके 20 साल बाद 1833 आया, उसके 20 साल बाद 1853 आया। 20 साल का गैप है, हर 20 साल बाद रिन्यूअल हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। बीच में इंटू पिंटू आए हैं कुछ, इसमें कुछ खास नहीं है। ये आपका इसकी कुछ गलतियां थी तो ये संशोधनात्मक अधिनियम है, अमेंडिंग एक्ट है। ये पिट्स इंडिया एक्ट है। यहाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हुई है। फिर ये 1786 पिंटू सा था, कॉर्नवालिस 1776 का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पराजित होकर के भारत आया था और वो भारत आ नहीं रहा था, कह रहा था देखो मैं एक जगह तो हार के आ गया, पूरी उपनिवेश 13 कॉलोनियाँ हार के आ गया। तो फिर उसने कहा कि मुझको सर्वोच्च सेनापति बनाया जाए, मैं ही सेना का कमांडर हूँ, तब जाऊँगा, और मैं सर्वोच्च पर्सन होना चाहिए कि यदि काउंसिल ने कोई डिसीजन लिया है तो मैं उसको बर्खास्त कर सकूं। तो उसके लिए फिर एक कानून पारित करना पड़ा था। ठीक है, 1786 का छोटा सा एक्ट। बाकी बहुत इजी है, 1673, 93, 1813, 1833, 1853 है क्या इतने में, इजिली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, 1600 AD, 1726 याद मत करो, वो याद हो जाएगा, बीच का है 73, 93, 13, 33, 53, इतना याद होना चाहिए आपको। मेन एक्ट ये है। बाकी 84 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सबको पता रहता है। ठीक, अब चलो एक बार डिटेल से देखते जाते हैं इनमें क्या क्या फीचर्स थे, सबके फीचर्स। ये क्राउन के अधीन ये हैं आपके, क्राउन के अधीन जो हैं 58, 61, 73 में एक छोटा सा अधिनियम है, 76 में शाही अधिनियम है, 92, 1909, 1919, 1935, 1942, 1945, 1946, 1947। तो ये आपके क्राउन के अधीन है। ठीक, 1600 AD, 1726, 1773, 1781, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, 1861, 1873, 1876, 1892, 1909, 1919, 1935, 1940, 1942, 1945, 1946, 1947। फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से देखते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं गायब। अब आपकी आंखों के सामने सारे एक्ट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आंखों के सामने फिल्म चलनी चाहिए। 1600 AD, 1600 के बाद 1726, 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853, 1853 के बाद 1858, 1861, 1873, 1876, 1892, 1909, 1919, 1935, 1940, 1942, 1945, 1946, 1947 ये एक्ट है। अब ये एक्ट में क्या है अंदर, एक एक करके देखेंगे। मुझे नहीं लगता ज़्यादा समय नहीं बचा है तो पूरे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जितने भी हो सकते हैं कोशिश करते हैं। ठीक है, 1600 में कुछ है नहीं, इंटू पिंटू सा एक्ट है ये, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। पहला है स्थापना, सबको पता है, कुछ है नहीं। 15 वर्षों तक के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया, मोनोपोली है अभी इसके पास। मोनोपोली 2 जगह ब्रेक होगी,
ठीक है। पहली ब्रेक होती है 1813 चार्टर पे, दूसरी ब्रेक होती है 1833 चार्टर पे। 1813 पे ये बोल दिया जाता है कि भारत और चीन और चाय के साथ व्यापार जो होगा, भारत में या कहीं पर भी चाय का व्यापार उसकी मोनोपोली रहेगी आपकी, यानी कोई दूसरा चाय का व्यापार नहीं कर सकता, और चीन के साथ कोई और व्यापार नहीं करेगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन 1833 में सब खत्म, ठीक है। भारत की मोनोपोली टूटती है 1813 में। एकाधिकार समझते हैं ना, मोनोपोली का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे ऐसा कर दे भारत सरकार कि जियो ही है जो केवल कम्युनिकेशन का, अभी जियो तो अकेले नहीं है ना, बहुत सारे अन्य सेवा प्रदाता है ना, लेकिन कुछ ऐसा बना दिया कि केवल जियो ही बचे और कोई बचे ही ना कंपटीशन में। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। हाँ ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, एलिजाबेथ द्वारा मोनोपोली दी गई थी व्यापार करने की। एक प्रशासन जो था एक परिषद के द्वारा चलाया जाएगा। इस परिषद में एक गवर्नर होगा और 24 सदस्य होंगे। कौन होगा? एक गवर्नर और 24 सदस्य। इसका नाम क्या दे दिया गया? गवर्नर, और उसकी परिषद की संज्ञा दे दी गई। अब यहाँ पे 4 शब्द आते हैं। पहला आता है गवर्नर, दूसरा आता है बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर। तीसरा आता है बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट आता है आपका भारत का गवर्नर जनरल। फिर नेक्स्ट आता है भारत का वायसराय। ठीक है, ये पद तो 1600 में ही देखा आपने, बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जैसे अभी राज्यपाल होता है हमारे भारत में, राज्यपाल है हर जगह पे, गवर्नर 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 गवर्नर, तो राज्यपाल एक गवर्नर की पोस्ट है। ठीक है, इजीली। तो पहले क्या किया गया, यहाँ पे जितनी 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, इनकी 3 मुख्य प्रेसिडेंसी थी। पहली प्रेसिडेंसी आपकी जो थी वो थी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरी प्रेसिडेंसी थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी प्रेसिडेंसी थी आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी। सभी में एक एक गवर्नर बना दिया गया। कब बनाया गया? 1600 AD में, जब यहाँ पे प्रेसिडेंसी डेवलप हुई। इसके बाद क्या हुआ, 1857 में प्लासी जीता गया, बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग जितनी भी प्रेसिडेंसी थी इस समय, सब में अलग अलग गवर्नर थे। माफ़ करिएगा 1700 है, हाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1817 मुझे गड़बड़ होती है थोड़ी, इतनी डेटें याद हो गई हैं कि अब मुझे पता ही नहीं चलता किधर कौन सी बोलनी है। तो 1757 में, फिर 1764 में बक्सर हुआ। फिर गवर्नर का पद जो है ये 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को 1773 में नाम बदल दिया गया। इसके पद को ये बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया गया। ठीक है, 1773 में बंगाल के गवर्नर का पद क्या हो गया? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हो गया। ठीक है, कब हो गया? जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। रेगुलेटिंग एक्ट में आप पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा, बंगाल के गवर्नर को क्या बोल दिया गया? बंगाल का। क्लियर? ठीक, बहुत इजी है। और मद्रास और मुंबई में कौन थे? गवर्नर। मद्रास का गवर्नर, मुंबई का गवर्नर। लेकिन बंगाल के गवर्नर को क्या बोल दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल, ये बोल दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद बंगाल का विस्तार होता गया, धीरे धीरे उड़ीसा मिल गया, उसमें बिहार मिल गया, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जा रहा था। और भारत के कई हिस्सों को इन्होंने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आया था। वेलेस्ली के बाद सहायक संधि प्रणाली हुई, तो हैदराबाद का निज़ाम और दुनिया भर के जितने भी क्षेत्र थे सबको सहायक संधि प्रणाली से इन्होंने जोड़ लिया। कई क्षेत्रों को जीतते चले गए, बहुत सारी संधियां करते चले गए। तो ऐसे में फिर 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1833। ये एक्ट आया गया 1800। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग था और उसको भारत का पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था वो, फिर उसी टाइम पे 1833 का एक्ट आया, वो भारत का गवर्नर, मतलब पद का नाम बदल दिया गया बस। अब वो बंगाल से भारत को रिप्रेजेंट करने लग गया। इसके बाद जब कहानी ये रही कि जब 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति के बाद जब यहाँ पे महारानी का शासन आया, क्राउन का शासन आया, तो क्राउन के शासन के बाद ये दोनों पोस्ट थी। बंगाल आदमी एक था लेकिन पोस्ट 2 हो गई।
भारत का गवर्नर जनरल पोस्ट भी थी और भारत का वायसराय ये पोस्ट भी हो गई। क्यों? क्योंकि महारानी का शासन आ गया और महारानी का प्रतिनिधि जो होता था, यहाँ पे बहुत सारी देसी रियासतें थी, राजा थे, तो देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व तो ये करता था भारत का वायसराय, और जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ थी, उसका जो है ये भारत का गवर्नर जनरल, जब ये ब्रिटिश प्रांतों में शासन करता था, जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ पे ये भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, और जब ये देसी रियासतों से मिलने जाता था तो ये भारत का वायसराय बन जाता था। तो ये नाम में क्लियरिटी होनी चाहिए, कब कौन सा नाम आया, कब हुआ। गवर्नर शुरुआत से ही 1600 AD में बन गया था। फिर ये बंगाल का गवर्नर, आपका ये पद अलग अलग प्रेसिडेंसियों का सबका अलग अलग गवर्नर होता था, लेकिन जैसे ही 1773 का एक्ट आया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। पहला था वारेन हेस्टिंग, इसके बाद 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया, और 1858 के एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का वायसराय का पोस्ट भी उसे दे दिया गया। एक ही आदमी होता था, ब्रिटिश प्रांतों में भारत का गवर्नर जनरल बन के शासन करता था, देसी रियासतों में महारानी का वायसराय बन के शासन करता था। क्लियर? कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 1600 AD का एक्ट। आज यहीं तक रखते हैं। कल हम पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंप्लीट ही नहीं करेंगे, बल्कि कल हम प्रीएम्बल को भी कर देंगे समाप्त। ठीक, आपको आर्टिकल में रैंडमली याद कराऊंगा। जैसे आज मैंने 3 याद करा दिए आपको। 393 मुझे नहीं लगता कभी भूलोगे। किताब का नाम, किस किताब का? भारत का संविधान। 394 26 जनवरी, खूब आराम से जब भी जनवरी में भाषण देने का मौका मिले तो बता देना, थोड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। और 395 भारत शासन अधिनियम, और जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसके निरसन को लेकर के था, ठीक है, उनके निष्प्रभावी होने को लेकर के बना है, ठीक है। 3 आर्टिकल पर्टिकुलर, बाकी भी बहुत सारे सब याद करा दूंगा, एक आर्टिकल भी नहीं भूलेगा। ये पूरे 15 दिन के सेशन में मुझे यही काम कराना है, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद आप लोग की हिस्ट्री की क्लास है, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास है, शशि सर आएंगे।